नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें? यस सर। तो आ जाइए। क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सप्लाई चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन का आंसर मैं लिख के दिखाऊंगा और एक दो क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। तो इससे हमारी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही शानदार लेवल पर पहुंच जाएगी और आपकी एटलीस्ट एग्जाम्शन आने से कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आई जरा यहाँ पर। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली बनते हैं। नंबर एक बनेंगे आपके लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस और दूसरे कुछ लॉ की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहले हम वो काम करते हैं जो कि मैंने करना है, लिखना है। तो जुलाई 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। इसे मैं लिख कर दिखाऊंगा आपको, ठीक है? एंड आप अपना भी होमवर्क नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये आप कर रहे हैं, जो कि नवंबर 2020 में 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। एक आपके लिए ये हो गया और एक आपके लिए ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर होमवर्क में है, आपके राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है जी, दो क्वेश्चंस आपने करने हैं। द टेम्पल ऑफ एंसेस्ट्रल, ये वाला क्वेश्चन। तो मैं मेरा काम पहले निपटाता हूं। एक्सप्लेन द कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, ये पूछ रहा है यहां पर। ठीक है, इफ अ ट्रेडर लॉन्चेस अ पैकेज सेल्स फॉर मैरिज कंटेनिंग डबल बैट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एक शब्द है वॉशिंग मशीन, वुडन वार्डरोब एट ए सिंगल रेट। वो शादी पार्टी में बिटिया को दिए जाते हैं ना, जैसे नॉर्मली ट्रेडिशन है, तो उन सबका पैकेज बनाकर दे रहा है और सिंगल रेट पर दे रहा है। ही इज इशूइंग इनवॉइस शोइंग वैल्यू ऑफ ईच गुड्स सेपरेटली। वैसे तो सिंगल रेट पर डील की है, बट इनवॉइस के अंदर सबका रेट अलग अलग दिखा दिया है। वेदर दिस इज केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई, एक्सप्लेन। तो पहले यहां पर इसने लॉ भी पूछ लिया है और फिर उस लॉ की एप्लीकेशन भी पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं हमें इसका आंसर कैसे करना होगा। मालिक जी साहब, आपका चैप्टर आ गया सप्लाई का। ठीक है, और ये क्वेश्चन आंसर की बुक मेरी वेबसाइट crajkumar.com पर अवेलेबल है। सप्लाई का चैप्टर आ गया एंड ये आंसर टू क्वेश्चन कौन सा था भाई साहब? ये चलो जो भी है, क्वेश्चन का क्या करना है। 44 है तो मैं वो लिख देता हूँ, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन 44 डन। तो इसने पूछा था व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो हमें पता होना चाहिए इसका जो रेलिवेंट प्रोविजन वो कहाँ है, एज पर सेक्शन नंबर 2। अब लिखने से पहले एक माइंड में स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं कि एक्चुअली हमने लिखना क्या है। तो मुझे पता है जब मैं कंपोजिट सप्लाई की बात करता हूँ तो वहाँ पर हमें पीएनटी टेस्ट फुलफिल करना होता है। टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई नेचुरली बंडल्ड हों, जिनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है, तो उसे कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, और जो मेरी मिक्स्ड सप्लाई होती है उसमें क्या होता है, जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है वो मिक्स सप्लाई है, जहाँ पर की चीज़ें टू और मोर जो सप्लाईज हैं वो इकट्ठी करके दी जा रही होती हैं और एक सिंगल रेट पर दी जा रही होती है, तो उसे हम मिक्स सप्लाई के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अब इसको लिखना कैसे है और आगे दिए हुए क्वेश्चन के अंदर उसको अप्लाई कैसे करना है। तो एज पर सेक्शन नंबर 2, कंपोजिट सप्लाई मीन्स वेयर, यहां से उठाएंगे टू और मोर supplies, two or more taxable supplies of goods or services or both are
supplied altogether, which is naturally bundled, and out of the bundle one of the supply is a प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, चेक कर लीजिए पीएनटी आ गया कि नहीं आया। तो टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज नेचुरली बंडल्ड, और जिनमें से कि एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई हो उसे बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, अगले हेडिंग में आ जाइए, मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स सप्लाई किसे बोलेंगे हम यहाँ पे आके, वेयर टू और मोर where two or more supplies goods or services or more goods or services or both are supplied altogether at a single rate, and दूसरी बात इसमें कि and such bundle doesn't constitute a composite supply। शब्द बदलेंगे, बार बार बदलेंगे, लेकिन सेंस वही रहेगा कि जहाँ पर दो या अधिक गुड्स या सर्विस और बोथ ये अपने सप्लाई किए जाते हैं, वो भी सिंगल रेट पर किए जाते हैं, तो वैसे वाले केस के अंदर आकर हम इसको मानेंगे मिक्स्ड सप्लाई। और जो कंपोजिट सप्लाई की टेस्ट को पूरा नहीं करती है, पीएनटी टेस्ट को पूरा नहीं करती है। तो ये तो हो गया इसके पहले पार्ट के क्वेश्चन का आंसर। अब इसने एक बात और पूछी थी हमसे कि भाई उसका आंसर भी दीजिए। इन द गिवन क्वेश्चन one of the bundle consisting of डबल बेड था ना, क्या था उसमें देखें एक बार, कंसिस्टिंग डबल बेड रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन डबल बेड फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एटसेट्रा आर सप्लाइड ऑल टुगेदर। above combination of goods are not naturally bundled, ये नेचुरल बंडल नहीं है, एंड none of the supply is a
principal supply, hence above bundle does not constitute a composite supply. कंपोजिट सप्लाई तो ये नहीं है. Moreover, above bundle is combined artificially. ये आर्टिफिशियली कंबाइन किया गया है एट अ सिंगल रेट. So the bundle is covered under the ambit of mixed supply. Finally, above bundle is a mixed supply in the light of above discussion. इस राइटिंग में ना तो कुछ एक्स्ट्रा है और ना ही कुछ कम है, जितनी की आवश्यकता थी उतना यहाँ पर लिख दिया गया है. ठीक है, एक नोट यहाँ पर दे देते हैं. हालांकि मुझे लगता था ज़रूरत नहीं थी, बट सी इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में दे रखा था. यहाँ पर जो वर्डिंग्स आई हुई है सिंगल रेट पर दिया है, तो सिंगल रेट से आपका क्या मतलब है? रेट ऑफ टैक्स है या फिर सिंगल प्राइस है? तो जनरली मैं तो ऑब्वियसली अजम्पशन लेके चलूँगा कि जो भी उसने सामान दिया है वो सिंगल प्राइस पर यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, तो वैसे करके ये आएगा. तो अजम्पशन मेरी यही रहेगी कि सिंगल प्राइस पर दिया गया है. मोरओवर इसमें एक बात और बोली गई थी कि वो इनवॉइस के अंदर सेपरेटली रिफ्लेक्ट किया गया है, तो इस बात को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं. उसने कुछ बोला है तो उस बात का भी जवाब यहाँ पर दिया जा सकता है. और वो ऐसे करके द फैक्ट हाउ द गुड्स आर शोन in the invoice is not relevant to determine the nature of supply. सप्लाई का नेचर डिटरमिन करने के लिए ये इसका कि इनवॉइस में आप कैसे रिफ्लेक्ट कर रही हो, ये चीज़ यहाँ पर रिलेवेंट नहीं रह जाती है. तो ऐसे करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत ही खूबसूरती के साथ लिख सकते हैं. लिख कर ही आपको अभ्यास होगा मेरे बच्चा, दूसरा कोई तरीका है नहीं. ठीक है सर, यहाँ पर क्या हम सेक्शन 8 का रेफरेंस देके ये भी लिखें कि इसका क्लासिफिकेशन जो किया जाएगा वो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स वाली कमोडिटी के साथ किया जाएगा? क्लासिफिकेशन पूछा नहीं है उसने, पूछा नहीं तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, क्योंकि वो लिख देने से मुझे कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले नहीं हैं. जो नंबर है वो उतने के हैं जितना मुझसे पूछा गया है, तो जितना पूछा गया है उतना लिखें, शिद्दत से और शानदार तरीके से लिखें. ज़्यादा लिखने का मुझे कोई बेनिफिट वहाँ पर मिलने वाला है नहीं. ठीक है जी, तो ऐसे करके यहाँ पर हमारी बात हो जाती है मेरा बच्चा. और बाकी 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे ही दिए हैं और अब हम चलते हैं बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए. ठीक है, तो ये है डिफाइन सप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी एक्ट. तो सप्लाई पूछ रहा है कि सप्लाई क्या है, तो इसके लिए मैं क्या करके चलूँगा, मेरे पास में आता है सेक्शन नंबर 7 है और इसमें 3 शेड्यूल मेरे पास में आते हैं, 1 2 3 करके है. तो डिपेंड अपॉन द कि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितने मार्क्स में मेरा क्वेश्चन दिया गया है, मैं अकॉर्डिंगली लेंथ बनाऊंगा उसकी मैं. तो अगर 4-5 नंबर का ये अगर क्वेश्चन है तो उसमें दोनों बातें आ जाएंगी कि मेरा जो विद कंसीडरेशन होता है 3 पॉइंट उसमें आ जाएंगे. पहला है एबीसी टेस्ट, दूसरा लेटेस्ट अमेंडमेंट आपकी ये वाली कि जॉइंट वेंचर और उसके जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के लिए डीम्ड सेपरेट माने जाते हैं और उनके बीच में अगर फॉर ए कंसीडरेशन कोई सप्लाई होती है तो उसे भी यहाँ पर सप्लाई बनाया जाता है.
तीसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फॉर ए कंसिडरेशन अगर हम करके चल रहे हैं, तो चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो या पर्सनल पर्पस के लिए हो, दोनों ही केस में उसे हम सप्लाई के रूप में कंसिडर करके चलते हैं। और इधर आपकी जो 4 FOC सप्लाईज हैं उनका जिक्र यहाँ पे कर दिया जाएगा। आरबीआई की एजेंसी, आर फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन इन बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। बी का मतलब है बिजनेस एसेट का परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं जहां पर कि आपने आईटीसी ऑलरेडी लिया हुआ है। एंड बी आई, और आई का मतलब हो गया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, किसी अपने बंदे से रिलेटेड पार्टी से लिया हुआ हो। एंड वन मोर थिंग कि वो अपना लाइक बिजनेस पर्पस के लिए लिया गया हो। ठीक है जी, वैसे करके यहाँ पर अपनी बात कर दी जाएगी। तो इतना यहाँ पे लिख दिया जाएगा, सारी बात अपनी यहाँ पे लिखी हुई है वैसे करके है। ठीक है। और दूसरा, जब हम अपना प्रोविजनिंग उसकी सपोर्ट देंगे तो जो विद कंसिडरेशन वाला है उसके लिए सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 की सपोर्ट लेके चलेंगे, और जो मेरा 4 FOC सप्लाईज हैं उसके लिए मैं शेड्यूल 1 की सपोर्ट यहाँ पर लेकर चलूंगा। इतना काफ़ी होगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन का आंसर मैं और करके दिखाऊंगा आपको ड्यूरिंग द डिस्कशन। चलते हैं आगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया, तो ये उसी का हिस्सा है, उसी का अंग होता है। स्टेट द सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई। आपको मैंने कई बार बता रखा है कि सप्लाई हमारी टैक्सेबल सप्लाई होती है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है, जीरो रेट सप्लाई होती है, इनवर्ड सप्लाई होती है, आउटवर्ड सप्लाई होती है, एनसीएम सप्लाई होती है, आरसीएम सप्लाई होती है, ऐसे करके। Can a transaction in which any one or more of the given criteria is not fulfilled be still considered as supply? देखिए नॉर्मली कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन 4 ऐसी सप्लाईज हैं आपकी जहां पर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी हम उसे सप्लाई मानकर चलते हैं। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस सच एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस स्टिल बी कॉल्ड एज ए सप्लाई। तो वहां पर भले ही वो बिजनेस पर्पस के लिए ना हो, अगर कंसिडरेशन साथ में है तब भी सप्लाई बन जाती है। दूसरा, 4 FOC सप्लाई के संबंध में अगर हम बात करके चलते हैं तो वहां पर भले ही कंसिडरेशन ना हो फिर भी उसको सप्लाई बना दिया जाता है। ऐसे करके इसका आंसर मालिक आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको मैं कराऊं या आप करेंगे? थोड़ा सा आप भी करके देखें जरा, है ना। ये मैं आपको दे दूं, लिखना नहीं है, बस पढ़ के देख लेना है। छोटे छोटी चीजें हैं ये, एक एक दो दो लाइन के जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए होते हैं, छोटे छोटे हैं, उन्हीं में से हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप करने वाले हैं। ठीक है। ये वाले, हाँ मैं ये करता हूं आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें कहते हैं एक्सप्लेन करना है आपने whether the following activities would amount to supply under section 7 of the CGST Act। क्या ये सप्लाई बनेंगे या नहीं बनेंगे? सिलेक्टा मैन्युफैक्चरर्स हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपो इन मुंबई। ध्यान से देखिएगा, एक पहले अपने अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जहां पर हम अपना लॉ और उसका एनालिसिस करने वाले हैं। सिलेक्टा मैन्युफैक्चरर्स हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली एंड डिपो है इसका मुंबई में। बोथ दीज एस्टैब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। Finished goods are sent from a factory in Delhi to Mumbai depot without consideration so that the same can be sold। तो आपको बताना है कि ये यहाँ पर सप्लाई है या नहीं है। अच्छा, दूसरा, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ना तीनों क्वेश्चंस को पहले पढ़ के देख लीजिए। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जिनके लिए मतलब कॉमन है, मतलब एक सीरीज में है, जैसे मान लो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के संबंध में है, तीनों के तीनों उसी के संबंध में है, तो आप क्या करेंगे, पहले इन तीनों का कॉमन लीगल प्रोविजन इकट्ठा लिख देंगे और फिर 1 बाय 1 आंसर कर देंगे। लेकिन अगर ये तीनों क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, एक दूसरे से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं है, तो वैसे में हमें सभी का रेलिवेंट प्रोविजन अलग लिखना पड़ेगा और उसका एनालिसिस भी अलग ही अपना करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली उसके आंसर करने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो यहां पर पहले मुझे ये बताइएगा कि लिखने से पहले मेरा स्ट्रक्चर, ये तो मुझे पता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, पहले लॉ लिखूंगा और लॉ के बाद उसका एनालिसिस एंड कंक्लूजन में लिख दूंगा। तो इसके पीछे का लॉ कौन सा है? पहले सर यहां से ये गया है, तो सर ये तो हमें पता है कि डीम्ड डिस्टिंक्ट है और ये भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट ये किया गया है, तो उसके बावजूद भी ये सप्लाई तो बनेगा सर, लेकिन आप इसको लिखोगे कैसे? कंसेप्चुअली आपको पता है कि इसका आंसर क्या है? सर इसका जो सॉल्यूशन है वो आएगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 रेड विद शेड्यूल फर्स्ट, जहां पर लिखा था सप्लाई इन बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन जो होती है, तो उसे हम यहां पर सप्लाई बुलाकर चलते हैं। एक तो ये प्रोविजन लिखना पड़ेगा। दूसरा,
हमें यहाँ पर डीम्ड डिस्टिंक्ट ये हैं भी या नहीं, तो वो तो देखना पड़ेगा ना। तो एक उसकी हमें लिखनी पड़ेगी कि डीम्ड डिस्टिंक्ट किसे कहा जाएगा, वैसी वाली बात यहाँ पर मालिक देखनी पड़ेगी। जी सर। उसके बाद ही हम अपना ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक साहब, हाँ जी आइए। तो मैं इसका आंसर लिखने के लिए जा रहा हूँ, सिलेक्टा मैन्युफैक्चरर्स। वैसे इसमें क्या क्या था, वैसे देखूँ जरा मैं। मैन्युफैक्चर फैक्ट्री थी दिल्ली में एंड डिपो था मुंबई में। ओके, तो यहाँ पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये है आंसर टू क्वेश्चन, कौन सा नंबर था भाई साहब ये? 17। आइए 17। तो मैं पहले लिखने वाला हूँ ए पार्ट का आंसर, और इसमें आएगा आपका रेलिवेंट प्रोविजन। जैसे मम्मा क्या करती हैं, सब्जी जब बनानी होती है किचन में, तो पहले सारा सामान इकट्ठा किया जाता है। सब्जी काटनी है, धोनी है, एंड उसके बाद मिर्च मसाले वगैरह वगैरह जितना भी सामान चाहिए होता है, इंग्रेडिएंट्स, वो सारे के सारे इकट्ठे यहाँ होते हैं। फिर वन बाय वन सबको मिक्स करके जाते हैं और शानदार एक सब्जी बन के तैयार हो जाती है। तो पहले हमें अपनी सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इकट्ठे करने हैं कि जिनके दम पर हम अपनी बात को जस्टिफाई करने वाले हैं। तो जो जो लॉ यहाँ पर यूज़ हुआ है पहले उसको हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी। तो रेलिवेंट प्रोविजन नंबर 1 इसमें आएगा एज पर सेक्शन नंबर 7(1) रेड विद शेड्यूल फर्स्ट। सर अगर मुझे ये याद ना हो तो मैं क्या करूं? अगर आपको याद नहीं है तो सपोर्ट, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट 2017। समझ में आ गई बात? अगर आपको नहीं पता है तो पहली प्रायोरिटी पे ये रहेगा, और नहीं पता तो ये लिख देंगे आप। उसके मुताबिक क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ in between deemed distinct person would be treated as a supply even if it is made विदाउट कंसिडरेशन। चाहे बिना कंसिडरेशन के किया गया हो तब भी इसको ऐसे रखवाया जाएगा। अब डीम डिस्टिंक्ट जो शब्द है इसको कहाँ डिफाइन किया गया है, हमने कई बार देखा है। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर आता है ना अपना, उसमें सेक्शन 25 है, उसके अंदर इसकी बात करी गई है। एज पर जो हम पढ़ते हैं ना सेक्शन, जो अपना रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, सेक्शन 22, 23, 24, फिर ये 25, 26 और 27 इकट्ठे आया करते थे, जिसमें PDC की बात करते थे। P इसमें, D इसमें, C इसमें। P फॉर प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, D फॉर डीम्ड डिस्टिंक्ट डीम्ड रजिस्ट्रेशन, एंड C फॉर था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NR का रजिस्ट्रेशन, वैसे करके। तो जो सेक्शन 25 है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, इसमें डीम्ड डिस्टिंक्ट को बताया गया है। एज पर सेक्शन नंबर 25 of CGST Act 2017 2000, यहाँ भी लिख सकते हैं ऊपर हम सेक्शन 7 ऑफ CGST, याद डाल लो, लिख देना हर बार 17। इसके अकॉर्डिंग अगर हम जब बात करके चलते हैं तो वेयर अ पर्सन हैज establishment in two different state or UTs, then
such establishment will be treated as deemed distinct person. ज़्यादा अंदर तक मत लिखना, बिकॉज जो क्वेश्चन जिस तरह से दिया हुआ 3 पार्ट्स में बांट के, तो 2-2 नंबर के 3 पार्ट्स होंगे ये, तो जित लॉ भी उतना ही लिखूंगा मैं जितना मुझे जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा ये वाला ए पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे इन द गिवन क्वेश्चन select the manufacturers has one business place कह लो या establishment कह लो, that is factory in one state, that is Delhi, and another business establishment in other state, that is Mumbai. एक दिल्ली में है और एक मुंबई में है। सो इन द लाइट ऑफ above stated provision, both are deemed distinct person. दोनों ये deemed distinct person है, and in the light of section 7(1) read with schedule first, the transfer of goods from Delhi यानी कि फैक्ट्री to Mumbai, that is depot, will be treated as a supply of goods. सिंपल। अभी मुझे बता बता के लिखना पड़ रहा है, अगर मैं आपको समझाने वाली बात ना सिर्फ लिखना ही हो तो बहुत जल्दी से लिखा जा सकता है। इसके लिए क्या देख रहे हैं आप, सिंपल लॉ लिख दिया, जो जो लॉ मेरा यूज होने वाला है, और फिर मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है उस क्वेश्चन को मैंने उस लॉ के एम्बिट में रख दिया है और मेरे पास आउटकम निकल के आ जाता है। तो फाइनली यहां पर सप्लाई बना दिया जाएगा। बस यही है प्रेजेंटेशन, कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा आते हैं, तो उसमें यही करना, रेलिवेंट प्रोविजन और उसका एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो मैं हेडिंग भी यहां पर बना सकता हूं। ये आ गया था मेरा रेलिवेंट प्रोविजन का हेडिंग यहां पे आके, ठीक है। और यहां पे हम बनाएंगे इसमें एक दूसरा हेडिंग, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, दैट्स इट। एनालिसिस एंड कंक्लूजन मेरा यहाँ पर ही आ जाता है, ठीक है बच्चा। ऐसे करके बात करते हैं। उसके बाद पता है, जब आप ओरली भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये हैबिट डालिए, पहले लॉ रिकॉल करूंगा सारा का सारा, फिर अप्लाई करूंगा, ठीक। रमन इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन चेन्नई। हिज ब्रदर who is settled in Bend, London, is a well-known lawyer. Raman has taken legal advice from him free of cost with regard to family disputes. अच्छा जी, ठीक है।
यहाँ पर हमारी बात हो जाती है। तो उसमें क्या है कि ये बताइए सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये बात घूम रही है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के रेस्पेक्ट में जाकर, एंड उसमें जाकर हम क्या बोलते हैं मालिक बताता हूँ जी। तो इसमें हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर ये बेस्ड है। तो पहले मुझे इंपोर्ट ऑफ सर्विस का लॉ लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, रेलिवेंट प्रोविजन में डाल देंगे हम कि एज पर मेरा सेक्शन नंबर 7(1) ऑफ CGST एक्ट रेड विद शेड्यूल फर्स्ट, ऐसे लिख के। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कब बनती है, वेयर देयर इज ए इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ पर्सन, जो कि यहाँ पर एक रिलेटेड पार्टी है या डीम्ड डिस्टिंक्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और किसी अपने से लिया गया है, रिलेटेड पार्टी से लिया गया है बिजनेस पर्पज के लिए, तो उसे हम बोल देते हैं यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक, अब इस पर टेस्ट करना है, इसको यहाँ पे आके कुछ और भी देखना है हमें। फैमिली डिस्प्यूट के लिए लिया है, कहाँ से लिया है, अपने भाई से लिया है। अब भाई रिलेटेड पार्टी में आता है कि नहीं आता, तो एक और हमें लॉ लिखना पड़ेगा कि रिलेटेड पार्टी जो होती है इंक्लूड्स करके चलती है फैमिली मेंबर्स को। हमें फैमिली मेंबर को भी बताना पड़ेगा, वो कौन होते हैं, हम दो हमारे दो, यानी कि पति पत्नी और जो बच्चे होते हैं वो ऑलवेज फैमिली का पार्ट बनते हैं। भाई बहन हो गए, दादा दादी एटसेट्रा, ये जो होते हैं ये तब बनेंगे जब होली डिपेंडेंट होते हैं, तब ये फैमिली का पार्ट बनते हैं। तो 3 आपके लीगल प्रोविजन यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं, तीनों को पहले लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम आंसर करके चलेंगे। ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे कि देखो यहाँ से ही कट जाएगा, चूंकि ये ब्रदर है, और ब्रदर जो है ये फैमिली की परिभाषा में फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि उसका अपना वेल सेटल्ड है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो फैमिली की परिभाषा में नहीं आ रहा है तो मतलब वो रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा, और अगर वो रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा तो वो शेड्यूल फर्स्ट के प्रोविजन में भी फॉल नहीं करेगा। सो फाइनली ये घटना यहाँ पर सप्लाई नहीं मानी जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर ये अपना फैमिली डिस्प्यूट यानी कि पर्सनल यूज के लिए है, कोई बिजनेस यूज नहीं है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर सेट ऑफ नहीं हो रही है, तो अकॉर्डिंगली ये अपना सप्लाई नहीं बनेगा किसी भी एंगल से। आगे बोलते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय रामलाल बट नॉट इन द कोर्स और फर्दरहेंस ऑफ द बिजनेस है। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विस है, लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम रामलाल बट नॉट इन द कोर्स। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट ली गई है या कैसे ली गई, ये तो नहीं बता रखा है यहाँ पे आके। फॉलोइंग अमाउंट मैन्युफैक्चर नहीं बता रखा। अगर ये यहाँ पर एग्जामिन वेदर फॉलोइंग एक्टिविटी वुड सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय मिस्टर रामलाल एंड नॉट इन द। अब मैं क्या मान के चलूँ भाई इसको, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में भी नहीं दिख रहा है, सिंपल है। अगर कंसीडरेशन नॉर्मली इसमें नहीं दे रखा है और बिजनेस के लिए नहीं है, ABC टेस्ट पे रख के देखूंगा, बिजनेस के लिए नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ये भी मेरा सप्लाई नहीं बन पाएगा। उसके बाद ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, 18वां 19वां, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप क्या करके देखेंगे इनको। एंड ये अपना नेगेटिव सप्लाई पर बेस्ड है कि नेगेटिव एक्टिविटी अगर होती तो वो सप्लाई बनेगी कि नहीं बनेगी। तो बोलते हैं ABC कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन मुंबई है, सप्लाई करती है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। इट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू XY लिमिटेड मुंबई सिंस पास्ट 2 years। ओके, अच्छा ठीक है जी। कंसीडरेशन सेटल्ड बाई XY लिमिटेड असाइनमेंट वाइज, यानी कि ABC मुंबई की कंपनी है, ऐसे लिख लेना चाहिए जब इस तरह का जब क्वेश्चन होता है ना, वरना फिर बार बार पढ़ना पड़ जाता है। और वो XY मुंबई को सर्विसेज दे रही हैं कुछ टेक्निकल कंसल्टेंसी के, ठीक है। XY पेड 45, और उनका जो पेमेंट है वो जितना काम करते हैं असाइनमेंट वाइज उनको पेमेंट कर दिया जाता है कंसीडरेशन का। मोर ओवर XY लिमिटेड पेड 45 लाख रुपीज टू ABC कंसल्टेंसी ऑन 10 जनवरी, इसको इन्होंने पेमेंट कर दिया है। ऑन कि क्या किस लिए पे किया है ये वाला पैसा, नॉट प्रोवाइडिंग सिमिलर टेक्निकल सर्विसेज टू एनी अदर बिजनेस एंटिटी इन इंडिया, कि भाई ठीक है आप जो हमें सर्विस दे रहे हो ऐसे ही सर्विस आप किसी और बंदे को नहीं दोगे, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इसके लिए हम आपको देते हैं 45 लाख रुपीज। तो ये नेगेटिव एक्टिविटी है फॉर नॉट टू डू समथिंग, कि आप कुछ नहीं करोगे। तो वैसे वाले केस में ये एक से यहाँ पर सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है, बिकॉज सर्विस जो होती है वो एक्टिव और पैसिव किसी भी तरीके की हो सकती है। इसका जो आंसर छिपा हुआ है वो कहाँ छिपा हुआ है, देखिए पहली बात तो एक्टिविटी भी हो रही है बिजनेस के दौरान ही है, एंड कंसीडरेशन भी है। तो एक्स पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 इट इज अ सप्लाई, ठीक है। तो इसका जो लीगल प्रोविजन निकल के आएगा वो कैसे कैसे आएगा, एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1
जहां पर एक्टिविटी भी है और बिजनेस भी है और कंसीडरेशन भी है, तो ये सप्लाई तो बन जाएगी। दूसरा लीगल प्रोविजन इसके अंदर आएगा सेकंड शेड्यूल के अंदर, इसका आंसर मिलता है जहां पर लिखा हुआ है कि एग्रीइंग टू नॉट टू डू समथिंग, टॉलरेटिंग या रिफ्रेन फ्रॉम एनी ऑफ द एक्ट, इट इज कंसीडर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सप्लाई यहां बता दिया, सप्लाई ऑफ सर्विस इसमें बता दिया जाएगा। तो अब ये लीगल प्रोविजन आ गया, इसके अंडर आकर अब हम इसको फिट करेंगे क्वेश्चन के आंसर को कि इन द गिवन सिचुएशन XY मुंबई ने ABC को जो पैसा दिया है, इट इज टर्म्ड एज अ सप्लाई अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 एंड उसके बाद में एज पर सेकंड शेड्यूल इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सो फाइनली 45 लाख रुपीज लाइबल टू GST हो जाएगा। अब इसके चूंकि ओवर एंड अब कुछ भी नहीं दिया गया है, अगर GST कैलकुलेट करना हो तो 45 लाख इंक्लूसिव ऑफ GST है। सो अकॉर्डिंगली इस पर हम GST का 18% का रेट अपना बता रखा है, तो अकॉर्डिंगली 45 लाख इंटू 18 डिवाइड बाई 118, तो ऐसे करके इसका GST अमाउंट भी हम यहां पर निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन छोटा सा है, प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं आपके ये। अच्छा एक क्वेश्चन था ना पीछे, छोटा करेक्शन था, मुझे याद आ रहा है, अभी क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। सेलेक्टा वाले, यहां पे ना सेलेक्टा वाले में ये शेड्यूल सेकंड नहीं फर्स्ट है। ये करेक्शन करना प्लीज, शेड्यूल फर्स्ट सिलेक्टा वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। जो छोटे छोटे आपको करने खुद से ध्यान दीजिएगा। एंड ये हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस, ड्यू डिलिजेंस, ये तो आपको राइटिंग में दिया है मैंने, नहीं राइटिंग में दिया है, चलो कल इन्हें राइटिंग पे कोई है, कर लेते हैं इसको। बेस्ड ऑन कंपोजिट सप्लाई कहता है ड्यू डिलिजेंट फोर्स अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेट्स इट्स ट्रेनिंग मटेरियल ऑफ एप्टीट्यूड कंटेंट, क्या बात है, प्रिंटेड फ्रॉम दुर्गा प्रिंटिंग हाउस अ प्रिंटिंग प्रेस। द कंटेंट is of the material is provided by the diligent force who owns the usage right of the same, while the physical input इंक्लूडिंग पेपर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग बिलोंग्स टू दुर्गा। ये मैंने आपको सर्कुलर पढ़ा रखा था ना, वो मार्ट प्रेस का सर्कुलर पढ़ाया था मैंने आपको, कि जहाँ पर सॉफ्ट कॉपी हम अपना देके चल रहे हैं, उसको छाप के दे रहे हैं, तो ऐसे वाले केस के अंदर ये कंपोजिट सप्लाई अपनी बनती थी और अकॉर्डिंगली इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई निकल के आई थी वो प्रिंटिंग की निकल कर आई थी। तो यहाँ पर सर्कुलर का नंबर, एक नंबर अगर याद रख सकते हो तो रख लीजिएगा। हालांकि मैंने कोई भी आपको सर्कुलर नंबर याद रखने के लिए नहीं बोला, ये आसान भी है और कई बार इस पर टेस्ट भी किया जा चुका है। 11/11 और 2017 जिस साल में GST आया था, 11/11/2017, सही है? यस सर। तो इसका आंसर हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने। अग्रवाल कैरियर्स इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जी साहब, ये यहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एज पर द जनरल प्रैक्टिस अग्रवाल कैरियर्स ऑल्सो प्रोवाइड इंटरमीडियरी एंड एंसिलरी सर्विसेज लाइक लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, ये वगैरह वगैरह। विद रेफरेंस टू द GST लॉ, एनालाइज करना वेदर सच सर्विस आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ GTA सर्विस बीइंग ए कंपोजिट सप्लाई और एज सेपरेट सप्लाई। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। आपको ये तो पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में ही अपना फॉलो कराया जाएगा क्योंकि छोटी मोटी एक्टिविटीज हैं, पर आंसर तो पता है, बट हाउ टू राइट, दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर 2 के मुताबिक ये बताना पड़ेगा कि कंपोजिट सप्लाई किसे कहते हैं, जहां पर PNT टेस्ट किया जाता है। मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख के दिखाया था, वो लिख देंगे। उसके बाद लीगल प्रोविजन, यहां पहला हेडिंग बनेगा ना रेलिवेंट प्रोविजन, तो रेलिवेंट प्रोविजन के अंदर दूसरा आएगा इसमें प्रोविजन आपका सेक्शन नंबर 8 की जो हमारी कंपोजिट सप्लाई होती है। कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो क्लासिफिकेशन जाता है वो प्रिंसिपल सप्लाई की तरफ चला जाता है। पूरे बंडल को प्रिंसिपल सप्लाई के नाम से बुलाया जाता है। फिर आएगा इसका एनालिसिस एंड कंक्लूजन। इन द गिवन क्वेश्चन अग्रवाल कैरियर जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अलॉन्ग विद ऑल दीज सर्विसेज, जो कि एक तरह से नेचुरल बंडल्ड है and provided in the ordinary course of business, so it is fall under the ambit of composite supply as given under section number 2। ये वहां पे फॉल करता है, वहां फॉल करा दिया।
अब उसके बाद में फिर इसका क्लासिफिकेशन जाएगा। तो एज पर सेक्शन नंबर 8 या इन द लाइट ऑफ सेक्शन नंबर 8 इट विल बी क्लासिफाइड इन द प्रिंसिपल सप्लाई, एंड प्रिंसिपल सप्लाई भी सेक्शन 2 में डिफाइंड है। आप लिखना चाहो तो सभी लीगल प्रोविजन में डाल सकते थे कि प्रिंसिपल सप्लाई वो होती है जिसमें कि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होता है, जो सब पे भारी होती है, सब पे हावी होती है। तो इन द गिवन क्वेश्चन जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस है, दैट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। अकॉर्डिंगली हम इसका क्लासिफिकेशन यहां पे करके चलेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर यहां पर सजाकर लिखेंगे। बस 2 ही स्टेप याद रखने हैं। पहले जितना भी कनेक्टेड लॉ है जो जिस पर बेस्ड होकर आप आंसर करने वाले हैं उसे लिख दीजिए, और फिर उसके साथ अपने क्वेश्चन को मैच कर दीजिए। खत्म कहानी बाबू, इतनी सी बात होती है। लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक खुद से लिखोगे नहीं। ठीक है, आगे है ये छोटा सा, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट मिक्स सप्लाई, ये हो गया। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है अपना, होमवर्क में है, नाम मात्र के हैं, पढ़ के देख लें। होटल Hotel provides 4 days 3 night package wherein the facility of breakfast and dinner is provided along with the room accommodation. Okay? तो रूम अकोमोडेशन के साथ दिया जा रहा है, तो फिर ये होटल अकोमोडेशन की सर्विस के अंदर क्लासिफाई कर दिया जाएगा। टूथपेस्ट कंपनी ऑफर कर रही है स्कीम ऑफ फ्री, ये खुद करना, छोटा सा है। ये भी वही है आपका कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पर बेस्ड। महाजन लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ गिफ्ट आइटम एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट सप्लाइड अ फैमिली पैकेज कंसिस्टिंग टॉय, ब्यूटी क्रीम, सबका अपना अपना है, बेबी केयर प्रोडक्ट। अरे मिक्स सप्लाई है भैया जी, तो मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन लिख देंगे सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजंस के अंदर आकर आप, कि मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिख के दिखाया था। एंड उसके बाद सेक्शन 8 का प्रोविजन आएगा कि अगर मिक्स सप्लाई होती है तो उसको हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। अब इसका एनालिसिस वाला जब पार्ट आएगा तो उसमें आपको दिखा देंगे भैया जो महाजन लिमिटेड है ये यहाँ पर इस प्रकार से जो काम कर रहा है ये मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर फॉल करती है। और एज पर सेक्शन नंबर 8 इसका जो क्लासिफिकेशन जाएगा वो 20% ब्यूटी क्रीम के अंदर करा दिया जाएगा। और इस पर जीएसटी भी कैलकुलेट अगर हमें करना है तो जितने भी पैकेट हैं 25,000 पैकेट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1000 करके हम इसमें अपना जीएसटी कैलकुलेट कर देंगे मालिक, कुछ इस तरीके से। आगे बोलते हैं ज़ॉम्बी अ सप्लायर रजिस्टर्ड। बाबू सबसे बड़ी बात तो क्या है, ये जो क्लास में करा रहा हूं इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आपने लिखकर नहीं देखा तो। 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हाँ बदलाव बहुत बड़ा हो सकता है, बदलाव बहुत बड़ा हो सकता है। ज़ॉम्बी अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना प्रोक्योर करते हैं गुड्स फ्रॉम चाइना एंड डायरेक्टली सप्लाई द सेम टू द कस्टमर इन यूएस। ऐसे क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए, ड्रॉ कर लेना चाहिए। ज़ॉम्बी हैं और ये हैदराबाद के हैं और गुड्स प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम चाइना से एंड डायरेक्टली सप्लाई द कस्टमर इन यूएस, और ये यूएस को सप्लाई कर रहे हैं ऐसे करके। तो गुड्स इंडिया में नहीं आया है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ, एग्जामिन करके बताइए कि ये सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा। इफ यस डिटरमिन प्लेस ऑफ सप्लाई, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्कशन आपके लिए आता भी नहीं, इसे हटा देते हैं यहां से, ठीक है, इतने पार्ट को हटा देते हैं। तो इसमें हमारा बताइए पहले ये सप्लाई है या नहीं, पहले आपको ना उसका सही में आंसर तो पता होना चाहिए ना, लिखने तभी बैठोगे ना, है। तो ये सप्लाई नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? शेड्यूल नंबर 3 जब हम पढ़ते हैं न्यू मैजिक ऑफ WG लीकर वाले, तो वहां पर ये बात लिखी हुई होती है कि भाई ठीक है एंटिटी टू एंटिटी बाहर से बाहर ही जा रहा है विदाउट ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, तो ये आपका सप्लाई नहीं बनाया जाएगा। तो आंसर लिखूंगा कैसे? सबसे पहले वही अपना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये अप्लाई करवाना चाह रहा है आपको लॉ को, तो ये आ जाएगा अपना रेलिवेंट प्रोविजन एज पर सेक्शन नंबर 7 रेड विद शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट के अंदर जो आता है उसमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इनटू इंडिया, और ये कारनामा कर दिखाया है किसी इंडियन ने, यहां पर बैठा हुआ है वो इंटरमीडियरी, तो दिस ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी टर्म्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब लिखिए यहां पर आकर, अब एनालिसिस और कंक्लूजन के अंदर मिस्टर ज़ॉम्बी जो कि सप्लायर ऑफ हैदराबाद है, ये अपना अपना चाइना से यूएसए के लिए डायरेक्टली ले जा रहे हैं एंड विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इनटू इंडिया, एंड दिस इज क्लियरली फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ शेड्यूल नंबर 3, hence the transaction would not be termed as a supply of goods or services and no GST would be levied thereon। अगर ये आगे क्वेश्चन पूछ भी रहा है ना तो प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, मैंने कहा ऐसी कि तैसी सप्लाई नहीं है भैया, सप्लाई ही नहीं तो प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आपका उठेगा ही नहीं। ठीक है, यस सर। आगे छोटा सा क्वेश्चन है अपना, ये होमवर्क में चला गया, ये भी आपका
होमवर्क है, जरा जरा सी बातें हैं, इनको भी मैं बताऊंगा तो फिर क्या करोगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ गया अपना कि भाई बिना कंसिडरेशन वाले जो सप्लाई हैं उनके बारे में बताइए। वही आपकी 4 एफओसी सप्लाई जो है उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं यहाँ पर आकर, प्रगति प्रगति रिसीव्ड लीगल एडवाइस फॉर हर पर्सनल प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए एडवाइस ले रही हैं, एंड पेड 1000 पाउंड एज ए लीगल फीस टू मिस उन्नति ऑफ यूके लंदन। एक्सप्लेन करना है आपने कि क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगी या नहीं बनेगी। आगे कुछ और भी बोलते हैं, इफ इन अबव बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स, अगर दोनों रियल सिस्टर्स होती और कंसिडरेशन पे ना होता तो क्या ये आपका सप्लाई बनता या नहीं बनता। तो इसमें आपका एक तो पूछ लिया कंसिडरेशन है तो क्या, और कंसिडरेशन नहीं है तो क्या। तो आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस का प्रोविजन लिखना है, विद कंसिडरेशन वाला भी और विदाउट कंसिडरेशन वाला भी, और उस पे इस प्रोविजन को टेस्ट कर देना है। तो कैसे कैसे करके लिखेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे हम एज पर सेक्शन नंबर 7, ठीक है, एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, वेयर जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस हम करते हैं फॉर ए कंसिडरेशन, तो वहां पर वो चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए हो, अगर फॉर कंसिडरेशन हो रही है तो उसे हम यहां पर सप्लाई बना देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम एज पर शेड्यूल नंबर 1 लिखेंगे, दूसरा प्रोविजन, कि अगर हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, किसी रिलेटेड पार्टी से कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो यहां पर इसको हम सब, और एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट अपना करके चल रहे हैं, तो इसको यहां पर आकर सप्लाई बना दिया जाता है। तो अब इसको आपने चेक करके चलना है। तो पहले वाले केस में देखिए वो क्या कर रहे हैं कि पर्सनल पर्पस के लिए है, तो इन्होंने कहा कि बिजनेस पर्पस हो पर्सनल हो, अगर फॉर कंसिडरेशन है तो ऑलवेज उसे सप्लाई बनाया जाएगा। तो इस पहले पार्ट के अंदर बोलेंगे कि यहां पर जो प्रगति ने सर्विस ली है, इट इज क्लियरली फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, इट इज टेकन आफ्टर पेमेंट ऑफ 1000 पाउंड एंड हेंस इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। लिखना चाहो तो आगे बोल सकते हो कि आगे चल के एग्जामिशन में ये आता है कि व्हेन इंडिविजुअल इंपोर्ट अ सर्विस फॉर ए फॉर हिज पर्सनल पर्पस, तो एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, बट सो फार एज द मैटर कंसर्न टू द सप्लाई, तो इसे सप्लाई तो पक्का पक्का माना जाएगा। दूसरा, अब इन्होंने बोला है कि वो विदाउट कंसिडरेशन है तो क्या किया जाएगा। वैसे वाले केस में आप क्या बोलोगे, तो क्या इन्होंने बिजनेस पर्पस के लिए लिया हुआ है, क्या आपका आंसर यहां पर चेंज हो जाएगा। देखते हैं जरा, रियल सिस्टर्स हैं एंड नो कंसिडरेशन, तो वो कंटिन्यूएशन में ही है क्वेश्चन, तो उन्होंने पर्सनल पर्पस के लिए लिया हुआ है, तो यहां पर अगर पर्सनल पर्पस आ जाता है मालिक, तो ये तो बिजनेस चाहिए यहां पे, तो ये इसमें फिट नहीं बैठती है ट्रांजैक्शन, हैंस इसको हम सप्लाई यहां पर नहीं बोल सकते हैं, वैसी वाली बात बोली जाती है। फर्दर इन द अबव केस बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स, अगर दोनों बहनें हैं, ठीक है, एंड प्रगति रिसीव्स लीगल एडवाइस फॉर हर बिजनेस एंड शी डजंट पे एनी कंसिडरेशन, देन व्हाट विल बी द आंसर। तो वो कह रहे हैं कि अगर बिजनेस पर्पस के लिए हो तो क्या होगा। तो देखिए यहां पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, बिजनेस के लिए है। अब देखना ये है कि क्या ये रिलेटेड पार्टी में फॉल करेंगे या नहीं करेंगे। आपके सामने लॉ पहले होना चाहिए, चाहे आप क्वेश्चन को ओरल ही क्यों ना कर रहे हों। तो रिलेटेड पार्टी के अंदर हमें फैमिली की डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा पहले लीगल प्रोविजंस के अंदर, कि वो फैमिली की डेफिनेशन ये बोल के चलती है कि भाई आपस में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी अपने आरपी बन जाते हैं यहाँ पर आकर, एंड फैमिली बोलती है कि हम दो, हमारे दो भाई बहन, बहन तब बनेगी जब वो डिपेंडेंट हो। अब यहाँ पर क्या बहन डिपेंडेंट है, क्वेश्चन को पढ़ने से ऐसा नहीं लग रहा कि बहन डिपेंडेंट है, तो बहन अगर इंडिपेंडेंट तो ये आरपी में नहीं आएगा, और आरपी में नहीं आएगा तो सप्लाई भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं मान के चलता हूं कि जो बहन डिपेंडेंट है, तो वैसे वाले केस में ये असम्पशन बेस्ड हो गई, अगर बहन डिपेंडेंट है तो वैसे वाले केस के अंदर हम ये बोल सकते हैं मालिक कि फिर ये अपना सप्लाई बना दिया जाएगा, बिकॉज डिपेंडेंट होते ही वो फैमिली में आ गई, और फैमिली में आते ही रिलेटेड पार्टी में आ गई, और रिलेटेड पार्टी में आते ही वो शेड्यूल फर्स्ट के अंदर फॉल कर जाती है, और बात अकॉर्डिंगली करके चलेंगे। ठीक है जी, समझ में आ रही बात। पहले लॉ आ गया, उसके बाद उसका एनालिसिस एंड कंक्लूजन आ गया। बड़ा आसान है, लिख कर देखिए, बहुत मजा आएगा और अच्छे से आप कर पाओगे। स्टेट द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज, ये आपका होमवर्क हो गया, छोटा छोटा सा है, जरा जरा सी चीज़ें हैं अपनी है, एंड मालिक ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं अपने, एंड ये देखते हैं जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है ये। एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे बहुत बार पूछा गया है। इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड वास्तु कंसल्टेंसी सर्विस, सेक्शन 7 के बारे में पूछ रहे हैं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस हैं ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर बेस्ड हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे रेलिवेंट प्रोविजंस हैं उनको पहले मैं यहां लिख लूंगा कॉमन करके।
इसमें आ जाएगा सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 का प्रोविजन आ जाएगा, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि भैया इंपोर्ट ऑफ सर्विस आप कर रहे हो, फॉर कंसीडरेशन आप कर रहे हो, और तो चाहे बिजनेस पर्पस हो या पर्सनल पर्पस हो, आपका इसको सप्लाई बना दिया जाता है। ऐसे करके ये लिख देंगे फिर हम। उसके बाद में हम शेड्यूल नंबर फर्स्ट के अंदर जो बात अपनी आती है वो भी लिखा जाएगा कि भैया फ्री ऑफ कॉस्ट आप करा रहे हो, तो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, आरपी के तहत बात की जानी चाहिए। तो ऐसे वाले और किसी आरपी या डिम डिस्ट्रिक्ट से लिया गया हो तो ऐसे में इसको सप्लाई बना दिया जाएगा। तो ये दोनों प्रोविजंस हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम इनका जो एनालिसिस एंड कंक्लूजन करेंगे, एनालिसिस एंड कंक्लूजन जो करके चलेंगे वो ये नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड है, पहले फर्स्ट का फिर सेकंड का और फिर थर्ड का। समझ में आ रही बात? तो कॉमन लॉ मैंने यहां पे लिख दिया है और 1 2 3 का मैं आंसर करता करता चला जाऊंगा, इन पर ध्यान रखते हुए कि अगर इसमें फॉल कर गया किसी भी प्रोविजन में तो सप्लाई बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड करते हैं वास्तु कंसल्टेंसी की सर्विस फॉर एज रेजिडेंस पर्सनल पर्पस located at the Bandra Mumbai and from Mr. Russell of Sydney Australia amount for ये विद कंसिडरेशन लिया गया है। तो भैया विद कंसिडरेशन अगर आता है तो फिर दिक्कत वाली बात कोई है ही नहीं, तो फिर चाहे पर्सनल पर्पज ही क्यों ना रहा हो उसके बावजूद भी। तो ये वाला केस आपका श्रीनिधि कौशिक वाला जो केस है ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में फॉल करता है, इसलिए इसको यहां पर सप्लाई बना दिया जाएगा। दूसरा बोलता है श्रीनिधि कौशिक रिसीव करते हैं वास्तु कंसल्टेंसी की सर्विस फॉर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई में, यहां पर है फ्रॉम हर सन, सन जो होता है फैमिली का पार्ट होता है। तो लीगल प्रोविजन के अंदर हम एक बात और लिख देंगे यहां पर आकर कि भाई फैमिली की क्या डेफिनेशन है, सॉरी आरपी की रिलेटेड पार्टी, इसमें जो लीगल प्रोविजन, क्योंकि ये भी इस्तेमाल होना, इसमें इंक्लूड्स करते हैं फैमिली मेंबर्स को, और फैमिली मेंबर्स किसे कहते हैं, हम दो हमारे दो एंड भाई बहन वगैरह ये सब आप अगर डिपेंडेंट हैं तो आ जाते हैं। तो श्रीनिधि कौशिक जो हैं वास्तु कंसल्ट कहाँ गया, हाँ सन से ले रहे हैं वरुण से फॉर दिस और विदाउट एनी कंसीडरेशन। तो विदाउट एनी कंसीडरेशन अगर ले रहे हैं तो हम यहाँ देखेंगे पहली शर्त पूरी हो रही है, बिजनेस पर्पस है क्या, सॉरी नहीं बिजनेस पर्पस नहीं है तो ये अपना सप्लाई नहीं बन पाएगा, बात यहीं से खत्म हो जाती है। उसके बाद आगे बोलते हैं श्रीनिधि कौशिक रिसीव करते हैं वास्तु कंसल्टेंसी की सर्विस फॉर हर रेजिडेंस प्रीमाइसेस लोकेटेड इन बांद्रा मुंबई, अपने बेटे से है ना, एंड डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द सेड सर्विस। तो इसमें अंतर कहाँ आया भाई, डिडंट पे एनी कंसिडरेशन वास्तव फॉर हिज बिजनेस प्रीमिसेस, अच्छा बिजनेस के लिए है, तो इस बार बिजनेस के लिए है और फ्री ऑफ कॉस्ट है और अपने बेटे से, क्या बेटा रिलेटेड पार्टी में आएगा, यस फैमिली मेंबर्स में हम दो हमारे दो, बच्चे ऑलवेज आते हैं चाहे बच्चे वेल सेटल्ड ही क्यों ना हो तब भी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वहां पर आकर वो फैमिली मेंबर बनेगा एंड आरपी बनेगा, मतलब रिलेटेड पार्टी बनेगा, एंड अकॉर्डिंगली वो यहां पर आकर सप्लाई के शेड्यूल फर्स्ट में फॉल करेगा एंड दिस इवेंट विल बी कंसिडर्ड एज ए सप्लाई। ओके साहब सेल्स, ये आपको ये कई बार मैं क्वेश्चन करा भी चुका हूँ, क्लास में भी कराया था मैंने आपको, ये क्लास में भी हो चुका है आपको क्वेश्चन कई बार है साहब सेल्स वाला। एंड उसके बाद में होमवर्क राइटिंग प्रैक्टिस अपना ये आ गया जी आपका, ये मैं आपको लिखवा ही चुका हूँ पहले शुरू में ही, अभी लिखवाया था मतलब, और एक आपका 2 क्वेश्चन आपको राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने दिए हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दे रहे हैं कि आप इन वीडियोस से कितना लाभ ले पा रहे हैं। आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे मोबाइल नंबर 9810012161 इतना तो कर सकते हो ना, बता दोगे तो मुझे भी और अंदर से ना कुछ ज़्यादा करने के लिए आपको प्रेरणा मिलती, इंस्पिरेशन मिलती। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय टाटा एंड लव यू। नंबर लेके आने कम से कम एग्जाम्शन और मैक्स टू मैक्स ऑल इंडिया हाईएस्ट, इस रेंज में आपके नंबर जरूर आ जाने चाहिए, ठीक है। अगर इतने सारी मेहनत करने के बाद, राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद भी 60 से नीचे बर्दाश्त नहीं है, समझ में आ गई बात? ओके सर जी, थैंक यू सो मच, बाय टाटा एंड लव यू।